अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज तक को जानकारी मिली है कि असद और गुलाम के शव परिजनों को सुपुर्द नहीं किया जाएगा। दोनों शव पुलिस अपनी निगरानी में प्रयागराज खुद लेकर आएगी और यहां अपनी निगरानी में सुपुर्दे खाक कराएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया। हालांकि गुलाम की मां और भाई पहले ही कह चुके हैं कि वो शव नहीं लेंगे। इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड के असद और गुलाम के एनकाउंटर 3 एफआईआर हुई है और तीनों एफआईआर के मुताबिक असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की तो एसटीएफ की तरफ से 9 गोली चलाई गई। उधर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में माफिया अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में एटीएस भी शामिल होगी और पाकिस्तानी असलहों की तस्करी को लेकर एटीएस पूछताछ करेगी। आईएसआई कनेक्शन के साथ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के संबंधों को लेकर भी यहां पर पूछताछ की जाएगी। तो यह कहा जा रहा है कि जितने कनेक्शन सामने आए हैं वो अभी थोड़े मोड़े हैं, असली कनेक्शन तो भी निकलकर सामने आना है। लेकिन इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। असद एनकाउंटर में एसटीएफ की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें जिक्र किया गया है कैसे असद और गुलाम ने गोलियां चलाई और उसके बाद फिर उन पर हमला किया गया। गोलियां चलाई गई काउंटर में और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पहली एफआईआर में हमने आपको बताया। दूसरी एफआईआर की बात की जाए तो असद से बरामद पिस्टल को लेकर दूसरी एफआईआर है। विदेशी पिस्टल जो है वो यहां पर मिली है और शूटर गुलाम से बरामद पिस्टल को लेकर तीसरी एफआईआर। 2 विदेशी पिस्टल जो है उनके मिलने को लेकर भी 3 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। गुलाम असद ने पुलिस पर फायरिंग की थी, इसको लेकर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस वक्त हम आपको एफआईआर की वो एक्सक्लूसिव कॉपी आज तक पर दिखा रहे हैं। झांसी एनकाउंटर की एफआईआर कॉपी इस वक्त आज तक पर दिखा रहे हैं और इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात है कि बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई, उसका जिक्र किया गया है। दूसरी खबर जो है पिस्टल, रिवॉल्वर, खोखा, जीवित कारतूस जो बरामद हुए हैं और तीसरी जो है वो है गुलाम के पास जो तमाम हथियार थे उनको लेकर दर्ज किया गया है। तो ये फिलहाल बड़ी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी एनकाउंटर पर एफआईआर की ये कॉपी और बिना नंबर की काली लाल बाइक पर इन्हें देखा गया, इन्हें रोकने की कोशिश की गई जिस तरह से एफआईआर में दर्ज किया गया है। उसके बाद इन लोगों ने गोलियां चलानी शुरू करी, पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल ये कर रहे थे। जिसके बाद एसटीएफ ने भी पलटकर गोलियां चलाई और कहा जाता उसी गोलीबारी में इन दोनों की मौत हो जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, शम्स ताहिर खान और अरविंद। दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शम्स, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सुबह से लगातार आज तक के जरिए हम आपकी ये रिपोर्ट देख रहे थे और जरा आज तक के दर्शकों को बताइए कि इस एनकाउंटर में क्या कोई सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं जैसा अखिलेश मायावती इशारा करते हैं, या जो घटनाक्रम एसटीएफ की तरफ से बताया गया है और उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है उसी तरह से जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, एनालाइज करते हैं तो वैसी ही कहानी आपको नजर आती है? जी शुभांकर, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी एक तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि जो भी है वो एक विंडो में अगर चलाएं। इस एफआईआर में एक नाम है सतीश पांडे और सतीश पांडे यहीं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ वहां से कुछ दूरी पर उनका घर है। वो एक रिटायर्ड अफसर है बिजली विभाग के और उनके घर गया। चूंकि एफआईआर में लिखा है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो सतीश पांडे के घर इस उमेश पाल शूटआउट के बाद आकर रुका था। सतीश पांडे की तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर में ही है, लेकिन उनकी पत्नी ने बात की और बहुत लंबी बात की। उनका यह कहना था कि जब उमेश पाल शूटआउट हुआ उसके 2 दिन के बाद गुड्डू मुस्लिम रात को उनके घर आया और उसने कहा कि मुझसे एक कांड हो गया है और मुझे इस घर में रहने दो। तो उनका कहना है कि हम दोनों पति पत्नी घबरा गए और उसके बाद कहा कि आप इस घर में नहीं रह सकते और फिर वो उस घर से उसी रात चला गया। बाद में एसटीएफ की टीम करीब 1 महीने पहले उस घर में गई। एसटीएफ की टीम को उन्होंने सारी बात बताई। उनकी पत्नी का यह भी कहना था कि अमिताभ यश जो कि खुद एसटीएफ के चीफ है उनसे भी बातचीत की। तो जो एफआईआर में दर्ज है कि सतीश पांडे, उस सतीश पांडे के घर तक आज तक की टीम पहुंची, उनकी पत्नी से बात की और इसमें ये फैक्ट है कि जब इनकाउंटर हुआ था, जो शूटआउट हुआ उमेश पाल का, उसके बाद 2 दिन के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी आया था और उसके बाद फिर एसटीएफ की टीम 1 महीने पहले वहां गई थी। तो ये एक फैक्ट है और इस वक्त सतीश पांडे जो है वो अपने घर में ही, इसी झांसी में, उसी पारीक्षा डैम के बिल्कुल करीब में ही उसका घर है और वहां पे वो घर में और पत्नी ने ये सारी जानकारी दी और ये तस्वीर जो सतीश पांडे के घर की। अब आते हैं दोनों चीजों पर, बाकी जो आपके सवाल थे। जो एफआईआर है वो अपने आप में ही पूरी कहानी सुनाती है और मैंने अपनी रिपोर्ट में आपका ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया था कि उस एफआईआर में साफ साफ है कि पुलिस की टीम ने पीछा किया। उसके बाद असद जो है वो मेन हाईवे से उतरकर कच्ची पगडंडी की तरफ जाता है। वो पूरा रास्ता आपको दिखाया। वहां पे अगर बाइक से आप जा रहे हैं 20-30 से ज्यादा की स्पीड में आप नहीं चल सकते, बाइक स्लिप कर जाएगी, आप गिर जाएंगे, गड्ढे बड़े बड़े हैं। और पुलिस का कहना है कि 2 टीमें थी, एक पीछे एसटीएफ की, एक दूसरी आगे की टीम।
अब यहाँ पे सवाल है, जो पूरी विजुअल और तस्वीरें भी दिखाई है, आगे की तरफ से दूसरी कोई टीम आ नहीं सकती और पुलिस की टीम दोनों ही गाड़ी पर सवार थी, इसलिए कि जहां पे ये एनकाउंटर हुआ उस जगह से 500 मीटर आगे दीवार है, बाउंड्री है, रास्ता बंद है, तो ब्लॉक है। इसका मतलब है कि दो तरफ से एनकाउंटर नहीं हुआ। पीछे से ही आप आ सकते हैं, आगे से दूसरी टीम के आने का सवाल ही नहीं है। और ये तस्वीर कम से कम झूठ नहीं बोलते, तो उस तस्वीर के जरिए आप ये देख सकते हैं। जो बाइक है, जिस मोटरसाइकिल पर ये एनकाउंटर हुआ, असद और जो वो बैठे हुए थे गुलाम, वो हम वहां पहुंचे। बड़ा थाना है जहां पे ये अभी भी बाइक रखी है, उस बाइक की पूरी तस्वीर दी है। बाइक बिल्कुल सही सलामत है, एक छोटा सा डैमेज हुआ, एक उसका लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर की लाइट है बस वो टूटी है। बाइक पर कहीं भी बुलेट के निशान नहीं है, बाइक के नंबर प्लेट गायब है और बाइक के चेसिस नंबर गायब है। चेसिस नंबर से आप बाइक के ओनर का पता कर सकते हैं, वो है नहीं, लेकिन शायद इंजन के नंबर के थ्रू ये जानकारी मिल जाए। तो बाइक की भी ये कहानी है। एनकाउंटर में पुलिस की टीम दो आगे और पीछे जो थ्योरी है, बाकायदा एफआईआर है ये, चूंकि कानूनी दस्तावेज है, तो जो रास्ता है वो ये बता रहा है कि कम से कम दो तरफ से, मतलब एक टीम आगे और एक पीछे और बीच में ये दोनों, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि आगे से कोई रास्ता ही नहीं है, आगे से कोई आ नहीं सकता क्योंकि आगे दीवार है। तो अभी इन चीजों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जहां तक राजनीति और बाकी चीजों की बात है, मैं बार बार वही कहता हूं कि क्राइम को कम से कम राजनीति और धर्म, इन चीजों से दूर रखना चाहिए। और जो क्राइम हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके और उसके इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से एनकाउंटर हुए उसको लेकर अब तमाम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उसको दूसरा रंग देने की कोशिश करना मेरी नजर में बहुत गलत है। ठीक है।